राजनीति से काम तक, अपराध से अंजाम तक, खेत से खलिहान तक, अब हर खबर पर होगी हमारी नजर। पाइए सीधा अपने मोबाइल पर। सिंह राणा जी कौन है और क्या उन्होंने कार्य किए हैं, लेकिन आज के युवा पीढ़ियों को मैं बता देता हूं शेर सिंह राणा जी ने क्या कार्य किया था। शेर सिंह राणा जी तिहाड़ जेल से छुटके और सन 2002 में वो साहसिक और निर्भीक कार्य करके दिखाया जिसे संसार का कोई व्यक्ति नहीं कर पाया। जिस टाइम पे उसकी सरकारें भी पीछे हट गई कि हम इस कार्य को नहीं कर सकते। वो कार्य क्या था? अफगानिस्तान जाके पृथ्वीराज चौहान जी की अस्थियों को, उनके अवशेषों को भारत वापस लेके आना। ये एक ऐसा साहसिक कार्य था जिसे उस टाइम की सरकार, अटल बिहारी वाजपेयी जी उस टाइम के प्रधानमंत्री थे, उन्होंने भी इस कार्य को करने के लिए कदम उठाया था, लेकिन वो पीछे हट गए क्योंकि उस टाइम पे अफगानिस्तान में ऐसी हालत थी, अगर कोई बाहरी देश का बंदा अगर वहां चला जाए तो बिना उसकी डेड बॉडी के वापस वो आ नहीं सकती थी। उन परिस्थितियों में, उन अनुकूल परिस्थितियों में जाके उस व्यक्ति ने अपने समाज का नाम बढ़ाया। प्रतिकूल, हाँ बिल्कुल, प्रतिकूल परिस्थितियों में अपने समाज का नाम बढ़ाया, अपने संसार का, अपने भारतवर्ष का नाम बढ़ाने के बाद उन अस्थियों को लेकर, क्योंकि पृथ्वीराज चौहान जी किसी एक समुदाय, किसी एक बिरादरी, किसी एक समाज के लिए कभी काम नहीं किया। उन्होंने 36 बिरादरी को लेकर काम किया है। उन्होंने 36 बिरादरियों के लिए हक के लिए लड़े हैं, उनके अधिकारों के लिए लड़े हैं। तो ऐसी महान हस्ती जिन्हें हमारा संसार, हमारा समाज गर्व से कह सकता है कि ये हमारे परम पूज्य आराध्य हैं, इन्होंने ये कार्य किया है पृथ्वीराज चौहान जी के लिए। तो ऐसे महान व्यक्ति की अस्थियों को अपने भारतवर्ष में लेके आना कोई छोटा कार्य नहीं था। तो शेर सिंह राणा जी वो व्यक्ति हैं जिन्होंने वो साहसिक कार्य करके अपने समाज का और राजपूत समाज का, क्योंकि वो एक राजपूत समाज से ही आते हैं, तो उस राजपूत समाज का मान बढ़ाया, अभिमान बढ़ाया और गौरवशाली बने। क्षत्रिय समाज का इतिहास तो बहुत पुराना है, कहते हैं अगर पन्नों में से क्षत्रिय हटा दो तो इतिहास खत्म है। तो उस इतिहास को, उस परंपरा को बरकरार करते हुए उन्होंने एक ऐसा साहसिक कार्य किया हम लोगों के लिए। तो इसके राष्ट्रीय संयोजक हमारे भाई शेर सिंह राणा जी हैं, जिन्होंने पार्टी का गठन किया है। तो उनका एक उद्देश्य है सर्व समाज के लिए काम करना, क्योंकि हमारे जो पूर्वज हुए हैं, महाराणा प्रताप, पृथ्वीराज चौहान जी, राणा सांगा जी, अनंगपाल तोमर जी, मतलब ऐसे अनगिनत महापुरुष है जिनका नाम भी अगर बताने लगूं तो मैं रात हो जाएगी। ऐसे महापुरुष हमारे समाज के अंदर पैदा हुए हैं और अमर हो गए, जिन्हें दशकों तक, हजारों सालों तक भूल नहीं सकते कोई भी समाज। तो ऐसे परमवीर ने हमारी पार्टी का गठन किया। उनका एक नारा है, ना तो अपना हक, ना किसी का हक छीनेंगे और ना किसी का अपना हक छीनने देंगे। इस नारे के पीछे उद्देश्य क्या है? हमारे समाज के अंदर, सवर्ण समाज के अंदर बहुत बिरादरियां आती हैं। राजपूत भी आते हैं, वैश्य आते हैं, ब्राह्मण आते हैं और SC ST समाज में भी बहुत सारी बिरादरी आती है। अगर कहीं पर कोई भर्ती निकलती है, उत्तर प्रदेश में अगर मुखिया आपका यादव है, समाजवादी पार्टी है, तो वो अपने समाज के व्यक्तियों को सारी नियुक्तियां दे देती है, चाहे पुलिस में हो चाहे क्या। जिस टाइम पे समाजवादी पार्टी थी, हर यादव कह सकता था मैं मुख्यमंत्री हूं, थाने में, चौकी में जाके और कहीं भी जाके, सड़क पे भी। लेकिन हमारी पार्टी इन सब चीजों को अलग हटके 36 बिरादरियों को साथ में लेके चलने वाली है और अपने हक की लड़ाई लड़ने वाली है, जो कि स्वर्ण समाज को आज तक किसी पार्टी ने नहीं दिया। वंचित रहे हैं आरक्षण की वजह से, हमारे अधिकारों की लड़ाई नहीं लड़ पाए हम। हमारे बच्चे आज कहीं एग्जाम देने जाते हैं तो वहां पर 85% लेके आने के बाद भी वो उनके हकों से वंचित रह जाते हैं। क्यों? क्योंकि आरक्षण ऐसी एक बीमारी नहीं कह सकते, आरक्षण एक ऐसा शस्त्र है
दूसरी जातियों के पास, जो कि अपना हक छीन सकता है लोगों से, लेकिन हमारा बच्चा उस हक की वजह से पीछे रह जाता है 85% ला के भी। इसी कुप्रथा को खत्म करने के लिए जिस समय हमारी पार्टी यहाँ पर इस शासन में आएगी, हम बराबरी का और समान अधिकार के साथ कार्य करेंगे। जिसका हक है उसे देंगे। अगर 10 भर्तियां निकलती हैं, एससी को 3, सवर्ण जाति को 3, ऐसे ही डिवाइडेशन हमारा बराबर होगा सभी जातियों में, कोई भी भेदभाव नहीं होगा। ये हमारे भाई शेर सिंह राणा जी का कहना है। दूसरी चीज, हमारा एक अभी प्रकरण हुआ है, आप सभी को ज्ञात होगा। कोलकाता में एक बहन थी जिसका इतनी मर्मत, मतलब शब्द नहीं है, इतनी निर्ममता के साथ में उसके साथ वो घटना घटित गई है, उसके लिए शब्द नहीं है कि उस आदमखोर ने निर्भया कांड को भी अलग दरकिनार कर दिया। जिस टाइम क्षत्रिय तलवार लेके खड़ा था, आज का समय क्या है, लोग बाग मोमबत्ती लेके और सड़कों पे आ जाते हैं, लेकिन जिस टाइम पे तलवार थी क्षत्रियों के हाथ में, किसी भी माता बहन को और किसी भी महिला को अगर किसी ने प्रताड़ित करा या फिर किसी के ऊपर उंगली उठाई, उंगली काट देता था क्षत्रिय उस तलवार से। उस टाइम पे समाज के अंदर महिलाओं की सुरक्षा थी। लेकिन आज के समय कहीं भी कोई भी घटना घटित हो, मोमबत्तियां लेकर हमारे युवा सड़कों पे आ जाते हैं, कैंडल मार्च करने लगते हैं। अब उससे कितना प्रभाव पड़ता है आप लोगों को पता है। निर्भया कांड भी हुआ था, वो भी धूमिल हो गया समय के साथ में। अब ये एक और कांड हुआ है। कोलकाता सरकार को हमारे प्रशासन ने बिल्कुल हायर किया हुआ है, क्योंकि कोलकाता में, बंगाल में जो मुख्यमंत्री बैठी हुई है ममता बनर्जी, उसके आगे बोलने वाला कोई है नहीं। जहां वो कह देती है वहां वो होता है। तो आज के समय में हमें अपने समाज के लिए, अपनी बिरादरी के लिए स्टैंड लेना पड़ेगा। हमारे युवाओं को खड़े होना पड़ेगा, आगे बढ़ना पड़ेगा। हर पार्टी का एक झंडा बना हुआ, हर समाज का एक झंडा बना हुआ है। तो शेर सिंह राणा जी ने यह झंडा इसलिए खड़ा करा है कि हम अपने हक की लड़ाई विधानसभा में, संसद में लड़ सके। हमारे जब विधायक सांसद इस उत्तर प्रदेश से बन के जाएंगे, तो सबसे पहला हमारा होगा ईडब्ल्यूएस आरक्षण में संशोधन करना। जिस दिन हमारे विधायक सांसद वहां बन गए, सबसे पहले अध्यादेश पारित होगा, ईडब्ल्यूएस में संशोधन कराया जाए। अभी नहीं करवा सकते क्योंकि हमारी सरकार में कोई भागीदारी नहीं है। तो जितने भी बड़े बुजुर्ग हैं, हमारे भाई हैं, मेरे से भी जो भी एजेंट मेरे भाई बंधु हैं, मैं निवेदन करूंगा उनसे कि अपने समाज का, अपनी पार्टी का, अपने झंडा का एक ऐसा प्रतिनिधि वहां पर पहुंचाएं जो आपकी आवाज उठा सके। अभी प्रदीप जी ने बताया कि इस गांव का बड़ा नाम रहा है चचोई का, और यहाँ पर कभी कोई कार्यक्रम नहीं हुआ किसी भी सामाजिक क्या या किसी पार्टी का। हमने उनसे कहा आप इसी गांव में करिए, हमारी आवाज पहले इस चचोई गांव से ही उठेगी। राष्ट्रवादी जनलोक पार्टी का झंडा इस चचोई गांव से ही पहले समाज के अंदर जाएगा। तो भाई ने बड़ा अच्छा प्रोग्राम किया और मैं आभारी हूँ। यहाँ पर उन्होंने आमंत्रित किया और यहाँ पर आने के बाद बड़े अच्छी अनुभूति हो रही है सभी भाइयों को देख के, बड़े बुजुर्गों को देख के। तो यही निवेदन करूंगा कि एक झंडा ऐसा बना है, उस झंडे के साथ अपने समाज को, 36 बिरादरियों को लेके खड़े हों और चलें, और आने वाले समय में अपने विधायक निकाल के विधानसभा तक, अपने सांसद संसद तक पहुंचाएं और अपने कार्य को संपूर्ण, क्योंकि आज के टाइम में कोई भी विधायक या सांसद आपका नहीं है, वो पार्टी का है। जब कोई पार्टी का झंडा लेके चलता है तो वो किसी समाज की नीतियों पे नहीं चलता, वो पार्टी की नीतियों पे चलता है। अगर बीजेपी का कोई विधायक है तो वो बीजेपी की नीतियों पे चलेगा, बेशक राजपूत हो या किसी भी बिरादरी का हो। जो विचारधारा पार्टी की है, जो विचारधारा झंडे की है, वो उस झंडे के आधार पे चलेगा, वो समाज के आधार पे नहीं चलेगा। जैसे राजनाथ सिंह जी को हमने आज पहले मुख्यमंत्री बनाया, सांसद बनाया, फिर आज रक्षा मंत्री बन के बैठे, लेकिन वो हमारे समाज की बात नहीं करते। क्यों? वो पार्टी की बात करते हैं, वो झंडे की बात करते हैं।
तो जब तक हमारा अपना झंडा नहीं होगा तब तक हमारा समाज अपनी बातें नहीं पहुंचा सकता और ना ही मनवा सकता सरकार से। आज राजभर जी ने पार्टी खड़ी कर दी है, छोटी सी पार्टी है आप पार्टी, लेकिन गठबंधन के अंदर बैठने के बाद वो अपनी बातें मनवा सकते हैं मुख्यमंत्री जी से, राष्ट्रपति जी से, प्रधानमंत्री जी से। क्यों? क्योंकि उनका अस्तित्व है वहां पर, उनका झंडा बना हुआ है। जब तक हमारा झंडा नहीं बनेगा तब तक हम अपनी बातें सरकार से बनवा नहीं सकते, चाहे कितनी ही रोड जाम कर ले, चाहे कितने ही कुछ कर ले, धरने कर ले। तो मेरा यही निवेदन है सभी भाइयों से, मेरे युवाओं से। आज हमारे युवा भी बैठे हैं, हमारे बड़े बुजुर्ग बैठे हैं, कहते हैं कि शिक्षा देने वाले आप हैं, आप शिक्षा देंगे तो हम सीखेंगे, हमारी आने वाली पीढ़ियां उसे ही सीखती आएंगी। तो मैं बड़े बुजुर्गों से यही निवेदन करूंगा, अपने बच्चों को, अपने परिवार में ये बताएं कि अपने झंडे की अहमियत क्या है। मेरे को भी जब पता लगी, जब शेर सिंह राणा जी ने बताया, मैं बाय प्रोफेशन इंजीनियर हूं और एक लिमिटेड कंपनी में काम करता हूं, लेकिन उसके बाद भी समाज के कार्यों में लगा रहता हूं और पूर्ण रूप से तन मन धन से, जब तक जान है तब तक लड़ता रहूंगा, जिस दिन जान खत्म हो जाएगी उस दिन लड़ना छोड़ दो। जय श्री राम, जय मां भवानी। एक बार जोरदार नारा लगाएंगे, वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप की, वीर शिरोमणि पृथ्वीराज चौहान की, राजपूत एकता, सर समाज एकता, जय श्री राम। शुरू में बोल देता हूँ मैं, उसको बड़ी दुख की बात है। ये दो गांव में, एक सरदहा सिरोधन, एक चचोई, क्या इतने राजपूत रहते हैं क्या? भाई कम से कम आपके मतलब की बात नहीं होगी तो उसको छोड़ कर चले जाना, मगर कुछ तो पता होना चाहिए कि शेर सिंह राणा जी की पार्टी के कुछ लोग यहाँ पर आ रहे हैं। विचार जरूर भाइयों अपने बच्चों के अंदर और अपने अंदर जागृति लाइए। कोई भी अगर समाज का व्यक्ति आपके बीच में आता है, भले ही आप उसका साथ मत दीजिए, मगर आना चाहिए, क्योंकि आज आपको नहीं पता लग रहा है कि आपके बच्चों के साथ और आपके साथ कितना अन्याय हो रहा है। कैसे? वो कुछ सवाल मैं आपसे ही पूछूंगा और कुछ सवाल मेरे से आप पूछना। भाइयों, मैं कम से कम किसी एक मुद्दे को लेकर 15 साल से संघर्ष कर रहा हूं। बड़े दुख की बात है, किसी के अंदर कोई जागृति नहीं आ रही है। मैं आप यहाँ पर जितने भी मेरे क्षत्रिय भाई बैठे हुए, या ब्राह्मण बैठे हुए, या वैसे बैठे हुए, सभी से पूछना चाहूंगा, आपकी जाति बड़ी है या छोटी? क्योंकि मुझे नहीं पता लग रहा अभी तक। कोई बताएगा कि जाति बड़ी है छोटी? बताओ ना भाइयों। बहुत बहुत एक से एक वो हमारे मैनेजर साहब बैठे हुए थे, तमाम लोग बैठे हुए, क्योंकि मुझे नहीं पता लग रहा है कि बड़ी और छोटी का मतलब क्या होता है। आप बड़े खुश होते हो कि मेरी बड़ी जाति, बताइए ना भाइयों आप मुझे, क्या मतलब होता है बड़ी जाति का? कोई भाई बता सकता है क्या? बड़े का मतलब बताइए आप क्या होता है? विचार तो कि छोटे की भी हो सकते हैं, बड़े की भी हो सकते हैं। सबको साथ लेके चलने है जी। वोट की राजनीति ना सब बराबर कर दी है। वोट के लिए हम तो टीवी पे देखते रहे हैं, खेचम खाच हो रही है नेता नहीं, शायद मेरा प्रश्न नहीं समझ रहे आप। अभी एक भाई ने बोला मुझे, जो सबको साथ लेके चल सकता हो। मेरे भाई, सबको साथ लेके वो चल सकता है जिसके पास पावर होनी चाहिए पहले। हाँ, किसी की रक्षा वो कर सकता है जिसके पास पावर होगी पहले। एक बार दिल्ली प्रदेश के जो उप मुख्यमंत्री से मनीष सिसोदिया जी, मेरी उनसे बात हो रही थी, किसी मुद्दे बात हो रही थी, बोलते हैं चौहान साहब मुझे तो बड़ा आदमी वो लगता है जो किसी रिक्शा वाले को जाके बचा लगा। अरे भाई, बचा कैसे लेगा? बचाने वाला कमजोर होगा तो कैसे बचा लगा भाई? ताकत चाहिए किसी को बचाने के लिए। चलो ये बातें हो गई। तो भाई, जब मैं अपने समाज के बीच में जाता हूँ, तमाम भाई बोलते हैं कि एक तो उनका मुद्दा होता है कि हमारी बिरादरी एक नहीं है, सब लोग बेकार हैं। भाई बोलते हैं ना, जरूर सुना होगा आपने कि एकता नहीं है बिरादरी। और अधिक सुना क्या है तो प्रैक्टिकल है। यस, ओके, ये प्रैक्टिकल बोल रहे हैं भाई जी, वकील साहब। और बिरादरी एक नहीं, बड़ी बेकार बिरादरी, ये भी शब्द बहुत बोलते हैं ना भाइयों। तो मुझे जितने भाई यहाँ पर बैठे हुए, आप अपने बीच में से किसी एक व्यक्ति को खड़ा कर सकते हैं कि ये व्यक्ति बेकार है? नहीं भाइयों, जब मैं ये बात बोलता हूँ कि सब एक दूसरे के मुंह को देखने लगते हैं, हर व्यक्ति को अपने गिरबान के अंदर झांकना चाहिए कि मैं क्या कर रहा हूं।
बोलने बोलने से काम नहीं चलेगा मेरे भाइयों। हर व्यक्ति तो ये बात बोलता है। एक वो जो रावण है, चंद्रशेखर रावण, भाई मुझसे बाद में लगा था अपनी पार्टी के लिए। मैंने तमाम जिलों के अंदर बहुत रैली करी है आपकी, हर कोई जिला नहीं छोड़ा मैंने। नोएडा के अंदर भी सबसे बड़ी रैली मैंने निकाली राजपूत। मगर भाइयों बड़ी दुख की बात है, आपका मुद्दा का नहीं पता चल कर देता। तमाम भाई बोलते हैं कि हम तो बीजेपी से, कोई किसी पार्टी से, किसी जाति से हमारा कोई विद्रोह नहीं है, बाकी अधिकतर आप लोग बीजेपी को वोट देते हो। भाइयों मैं देखो, जो जिस बिरादरी का आप ना समझ बोलते हैं, मायावती के लोग मायावती को वोट क्यों देते हैं शायद आपको नहीं पता होगा। थोड़ी सी मेरी जरा भाषण लंबा हो जाएगा क्योंकि मुद्दे ऐसे नहीं समझ पा रही बिरादरी। भाइयों मायावती के लोग मायावती को इसलिए वोट देते हैं, मायावती खुल्लम खुल्ला बात करती है नहीं अपनी बिरादरी की, करती है। और जब मायावती अगर जब मुख्यमंत्री आ जाए तो उसकी बिरादरी का हर आदमी मुख्यमंत्री बन जाता है नहीं, तब वोट करते हैं मायावती को। वो ऐसे नहीं करते कि मायावती को वोट दे देंगे, मायावती बोलना पड़ेगा तुझे हमारे लिए। अब वही बात मुलायम सिंह जी पे ले लो, खुल्लम खुल्ला यादव उसको वोट करते हैं। अखिलेश का सिर्फ एक नारा क्या हो रहा है, पिछड़ा, पीड़िए, मुसलमान, बस। कभी नाम लेता क्या आपका? बाकी आपके लोग भी बहुत उसकी पार्टी में है ना। मगर भाइयों देखो, वो उसको पता है, सब पार्टी को पता है कि यादव अखिलेश के साथ है, खुल्ला खुल्ला पता है सबको। बाकी आप सभी लोग भी वोट देते हो उसको, और आपकी बात चलती नहीं कई पार्टी में। मगर यादव को जो कितने समझदार है, कुछ भी हो जाएगा, एक दो यादव को छोड़ के कोई वोट नहीं देता। यादव भाइयों आप भी समझो, और वो हमारा हिंदुओं का विरोध करता है ना, कहीं भी विरोध कभी बोले कोई आपके लिए बात। मगर भाई उनको बात देखो, अगर जो अखिलेश की सरकार आ जाए तो अगर जो कोई यादव थाने में चला जाएगा, हर यादव इंस्पेक्टर समझता है अपने आप को। गलत बोल रहे हैं कि भाई बता दो कोई बात गलत होगी तो। और अगर जो आपकी भी सिफारिश लगानी होगी, या चलिए वो यादव है उसको ले जाओगे साथ में, तब वोट देते हैं यादव। वो खुल्लम खुल्ला उनकी बात करता है ऐसा ही जी। अब मैं आता हूं उस पर, लोक दल पे। ये मत समझ लेना हमारा किसी विद्रोह, हमें उनसे ज्ञान लेना है। आपको पता है कि हाँ बोल लेना, पहले सुन लो बात। बोल रहे हो तो मैं ही बता दूं। जमाना जो गऊ कटी थी, हाँ गऊ कटी थी, मैं गया था साहब, उसके थप्पड़ मारने गया था मैं। बहुत आदमी बहुत जमता हमन जब वो भी आया था इसमें अरविंद केजरीवाल बाद में अच्छा वो जो वो लड़का मरा था, हाँ हाँ इंस्पेक्टर के साथ, वो इंस्पेक्टर चलो वो देखो जी, हिंदू मुस्लिम की बात नहीं कर रहे, हम बाद में सुन लेंगे। ये आपका जो चल रहा है, हमारा दूसरा मुद्दा चल रहा है। भाइयों अभी हमारी जो बात चल रही थी लोक दल के ऊपर चल रही थी, सब लोगों को पता है कि लोक दल जाटों की पार्टी है, ऐसा ही है जी। और चौधरी अजीत सिंह से जब मेरी मुलाकात हुई, मैंने उनसे बोला भाई आपने जाटों के लिए आरक्षण मांगा, एक मन से मांगा कि जाटों को आरक्षण मिलना चाहिए, क्या क्षेत्रीय के लिए नहीं बोल सकते क्या आप? मना कर दिया। भाइयों अब आप समझ लो, जाटों का पता है, जाटों से बीजेपी हार गई, बीजेपी जाटों को लेना पड़ा साथ में, लोक दल के साथ गठबंधन करना पड़ा, क्योंकि जाट वोट नहीं देगा हमें। सत्य बोल रहा हूं। और भाइयों देखिए एक बात देखियो, जिस बात को आप पढ़े लिखे आदमी नहीं समझते, आपके उनको उपराष्ट्रपति बनाना पड़ गया। हमारा विरोध नहीं है किसी से, मैं आपको समझाने के लिए बोल रहा हूं। उपराष्ट्रपति कौन है? धनखड़ साहब, इसीलिए बनाया गया। चलो अच्छा, तो तमाम बरादरी उसको वोट देती है जो उनके लिए खुल्लम खुल्ला बात करता है। मेरे भाइयों आप किसके सामने वोट देते हो? यही भाषण मैं राजनाथ सिंह के सामने दे रहा था कि भाई हम आपको इसलिए वोट देते हैं, हम हिंदू हैं, आप हिंदू की बात करते हो इसलिए तो भाइयों। मगर मुझे एक बात बताइए, क्या आप हिंदू हैं क्या? जाट हिंदू नहीं है क्या? गुज्जर हिंदू नहीं है क्या? दलित हिंदू नहीं है क्या? सैनी जितनी भी जाति है हिंदू नहीं है क्या? इनको सबको अपनी जाति की चिंता, आपको हिंदुस्तान की चिंता, मगर ताकत नहीं बच रही ना आपके पास मेरे भाई। हिंदुस्तान को बचा सकते हो कब? ताकत चाहिए पहले, MP MLA DM SP आप चाहिए। और वो देखिए कितनी विडंबना की बात है, क्यों नहीं समझ में आ रहा? आप सब विद्वान बैठे हुए यहाँ पर,
आपके राष्ट्रपति कौन है? द्रौपदी मुर्मू जी, अंडर रिजर्वेशन है। आपके प्रधानमंत्री कौन है? माननीय मोदी जी। बुराई नहीं है उनकी, अच्छे आदमी है, महान आदमी है, मगर रिजर्वेशन में आते हैं। आपके उपराष्ट्रपति, आपके लोकसभा के अध्यक्ष, अरे मेरे भाइयों, सबके सब रिजर्वेशन लिए बैठे हैं, राजा भी बनना चाहते हैं, अधिकार भी ज्यादा चाहिए, मगर आप लोग, आपके बच्चों के 95% नंबर आते हैं मेरे भाई, उनके बच्चों के 80% में काम चल जाता है। अन्याय सहना और अन्याय करना दोनों बराबर पाप के भागीदार होते हैं। आप पाप कर रहे हो। क्या आपके बच्चे ज्यादा बुद्धि लेकर आते हैं क्या? कोई मुझे खड़ा होकर बताएगा कि मेरा बच्चा तो इतना ब्रिलियंट आएगा, कहीं भी बैठा उसका नंबर आ जाएगा? आपके बच्चों के 95% नंबर आते हैं, उनके 80% में काम हो जाता है। आपके बच्चों की 25 साल के बाद एक्सपायर, और दूसरे ज्ञानी लोगों की चलती रहेगी। आपके बच्चों को फीस देनी पड़ती है, उनको फीस मिलती है। भाइयों, इतिहास मुझसे बोल लूंगा तो बहुत लंबा हो जाएगी बातें। एक कौन लगा दिया आपके ऊपर, अगर जो अपनी जमीन के साथ कुछ गद्दारी कर रहा होगा, अगर जो कहीं किसी दिमाग में कुछ अपराध चल रहा होगा आपके लिए, तो बोलेगा इसने मुझे दलित बोल दिया। अरे उस नाम पर आप छूट तो मांग रहे हो, अपने आप खुद लिख रहे हो। मैं देखता हूं बहुत सारी जगह ग्रेड चमार। अरे भाई, आपने लिखा हुआ है? अगर जो अभी भी चुप बैठे रहे सब कुछ छिन जाएगा। समझा रहा हूं आप सभी को मैं भाइयों, ये ताकत पहले से छिन गई आपकी, धीरे धीरे सब छिन जाएगी। 20 साल और रुक जाओ, अगर जो आपकी समझ में बात नहीं आती तो। अब मैं दूसरे मुद्दे की, जो मेरी मेन बात है भाइयों, आपके जितने कुछ युवा मुझे कम बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं, हमारे संकट, जब भी हम कहीं जाते हैं, हमारे युवा तो पता नहीं गांव से बाहर गए या क्या, रहते नहीं, आता ही नहीं है कोई। बहुत समझाना पड़ेगा आपको अपने बच्चों को। भाई, ये कौन सा देश का या किसी भी चीज का अन्याय है? 95% नंबर लाके हमारा नंबर नहीं आता। एक डीएम के बेटे का, एक प्रधानमंत्री के, उसके मुख्यमंत्री के बेटे का और एक मंत्री के बेटे का रिजर्वेशन मिल जाएगा। आप उनसे तो बड़े नहीं हो भाई। गुज्जर आपसे कमजोर है क्या? रिजर्वेशन है। यादव कमजोर है क्या? रिजर्वेशन है। जाट कमजोर है क्या? रिजर्वेशन है। भाइयों, आपके दिमाग में क्यों नहीं बात आई कभी? क्यों नहीं आई? या तो फिर बोलिए हमारी जाति बड़ी है। मैं किसी से अभी पूछा, बड़ी पाता हूं। बड़ी का मतलब होता है जिसके अधिकार बड़े होते हैं, वही तो बड़ा होता है क्या? एक एसएचओ के पास सबसे थाने के अंदर अधिकार ज्यादा होते हैं। कोई सब इंस्पेक्टर को बोल सकता है क्या उसके सामने? एसएचओ है, अधिकार ज्यादा है इसलिए एसएचओ है। बड़े का मतलब यह होता है डीएम है, अधिकार ज्यादा इसलिए डीएम है। मगर भाई, उल्टी कहानी पढ़ दी गई। आप बड़े हो, अधिकार जीरो। क्या अगर आप किसी थाने में गए होंगे, भाइयों आपका आरक्षण नहीं है, आइए हम आपका सम्मान करते हैं, हुआ क्या कभी? कहीं मिलता है क्या सम्मान इस नाम पर कि आपका रिजर्वेशन नहीं है? आप बड़े हो हमसे, हम सम्मान देते हैं आपको। आपने अपना आरक्षण हमारे लिए छोड़ा हुआ है। भाई, आरक्षण का मतलब आप नहीं समझते। आरक्षण का मतलब अधिकार। अगर जो डीएम साहब कहीं जाएंगे तो एक कुर्सी पहले से रिजर्व रहेगी, यहाँ डीएम साहब बैठेंगे। ट्रेन के अंदर आप सभी भाइयों ने यात्रा करी होगी, जब जनरल डिब्बा होता है, एक रिजर्वेशन का डिब्बा होता है, गलती से आप रिजर्वेशन डिब्बे में घुस भी गए तो वकील साहब उठा दिया जाएगा कान पकड़ के। और जनरल सब घुसो, और जरा सी अगर जो सीट भी घुस गई वो भी बैठ जाएगा, एकदम आपकी सीट खाली हो जाएगी। भाई, आप अपने आप को जनरल का नाम समझकर बड़ा समझते हो। जनरल का मतलब कूड़ा करकट जहां सब कुछ भर दिया जाए। बताओ मैं गलत बोल रहा हूं तो? कब तक अन्याय ऐसा हो गया भाई? क्यों अपने बच्चों को मारते हो? एक एक बच्चा पैदा करते हो, पढ़ पढ़, कहां तक पढ़ाओगे भाई? है कोई आपके बच्चे के अंदर भगवान ने बुद्धि दे के भेजी है कि ज्यादा? आप ये दर्द महसूस कर रहे, किया होगा हर भाई ने। गलत बोल रहा हूं क्या? हर एक के सामने दर्द आता है भाई के। चलो पढ़ाई तक ही छोड़ दो भाई। अगर जो आपके जिला, यहाँ जो भी गांव है, ग्राम, उसकी प्रधान की सीट रिजर्व आ जाए, जिला पंचायत की आ जाए, और एमएलए की आ जाए, एमपी की आ जाए, आप क्या करोगे? कुछ कर सकते? इंतजार करते रहोगे कि मेरे गांव में चुनाव आएगा। बाई चांस अगर जब सीट रिजर्व आ गई तो कहां की बुद्धि चली गई भाई? आप क्या, आपके दिमाग में क्यों नहीं आता कि हमारा क्यों नहीं आरक्षण? इस देश के अंदर सबसे पहले हमारा आरक्षण था। इस देश के लिए सबसे ज्यादा बलिदान हमने किया है। हर चीज पर सबसे ज्यादा, सबसे पहला हक बलिदान के बल पर हमारा बनता है। नहीं किया आपने बलिदान? इतिहास नहीं पढ़ा आपने?
और भाई कांग्रेस के मजा मार रहे हैं आज की राहुल गांधी की इन्होंने बलिदान कर रखा। कुछ भी बोलता है वो हिंदू के लिए, हिंदू भी वोट देता है उसको, विद्रोह नहीं है उसका। तो मेरे प्यारे भाइयों, बहुत बातें हैं बोलने की, मुख्य मुद्दा क्या होता है, जिसके पास अधिकार ज्यादा है वो बड़ा होता है। और अधिकार किसको मिलते हैं? जो आंदोलन की, प्रजातंत्र का राज है। प्रजातंत्र के अंदर जो आंदोलन कर सकता है, ट्रेन रोक सकता है, रास्ते जाम कर सकता है। भाइयों, नहीं आपके अंदर हिम्मत रही, मैं देखता हूं तमाम व्हाट्सएप पे कि आरक्षण तो खत्म होना चाहिए। अरे 80% जनता का आरक्षण है जी, वकील साहब है, और 80% जनता में MLA MP सब वही भरे पड़े हैं। आप आरक्षण खत्म कराने की बात करते हो। जिस देश के अंदर प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष, उपराष्ट्रपति का आरक्षण आप बोलते हो व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर, आरक्षण तो खत्म होना चाहिए। अरे तुम नहीं खत्म हो जाएगा ये बात बोलते बोलते मेरे भाइयों। तो भाइयों, अगर इस देश के अंदर आपके पास छत्र के लिए कोई मुद्दा है तो आरक्षण हमारा होना चाहिए, क्योंकि हमारे पास एक बार शक्ति आ गई ना, जो देश के साथ गद्दारी कर रहे हैं हम गद्दारी नहीं होने देंगे कभी। अधिकतर आप देखोगे, अगर जो कोई भी प्रधान, हम लोग कमजोर कहां पड़ जाते हैं बीजेपी में, कहीं भी जाके, भाई जब पार्टी हमारी नहीं है, पार्टी किसी दूसरे की है, कैसे आवाज उठा लेंगे अपनी? एक लोकसभा में MP का चुनाव चल रहा था, जब मैं उसके पास गया, एक राजपूत लड़ रहा था चुनाव, मगर भाई आवाज उठा, नसीमुद्दीन सिद्दीकी से पूछूंगा जी, मगर तो वोट क्यों देगी बिरादरी? बहुत कमजोर पड़ गए मेरे भाई। इसी कमजोरी को देखते हुए हमारे शेर सिंह राणा जी ने ये सत्यवादी पार्टी का गठन किया हुआ, क्योंकि हम तो किसी का विद्रोह नहीं कर रहे ना। हम नहीं बोल रहे कि आरक्षण खत्म होना चाहिए, हम कह रहे हैं हमें मिलना चाहिए, सबसे ज्यादा मिलना चाहिए। अगर जो भाई आप लोग समर्थन करेंगे, एक बार मैं भाषण दे रहा था, तमाम लोग बोलते हैं वो दिल्ली का दूध बंद कर दूंगा, मैं दिल्ली का पानी बंद कर दूंगा। मेरे भाइयों, अगर जो आप जाग गए, जिस दिन घरों से निकल गए, आप पूरे देश का दूध पानी एक दिन में बंद कर दोगे, क्योंकि आपकी जाति एक ही जाति जो पूरे देश में वास करती है, कहीं अन्याय नहीं करती। तो पहले तो बताइए, ये जो मैं आप लोगों के बीच बोल रहा हूँ, आरक्षण नहीं होना चाहिए आपका या होना चाहिए? होना चाहिए हमारा भी। जब होना चाहिए आपको, तो भाइयों किसी भी चीज की मांग करने के लिए कुछ ही लोग घर से बाहर निकलते हैं, तन मन और धन से सहयोग करना पड़ता है, घरों से भी निकलना पड़ता है एक बार ही। या भाइयों, अगर जो दूसरी बात बोलता हूँ, अगर जो आप जो चाहते हो कि आरक्षण गलत है, तो मत जाइए आरक्षण वाली पार्टी, मत दीजिए उसको वोट, क्योंकि वोट देना तो मजबूर हो रही है आपकी। हर एक तो जिसकी भी पार्टी आरक्षण वाला ही बैठा, बताइए आप यूपी के अंदर किसकी पार्टी जिसका आरक्षण, जो उसके अध्यक्ष है, मजबूरी हो रही है मुझे चलना। तो मेरे भाइयों, मेरा कहना यही है, एक बार अपने बच्चे के ऊपर अन्याय करना बंद कर दीजिए। बहुत अन्याय कर रहे हैं आप, बहुत पढ़ रहे हैं। मेरा बेटा भी बहुत दिनों से IAS के पेपर दे रहा था, बड़ा इंटेलिजेंट था, पढ़ रहा था, नहीं आ रहा नंबर। ये नहीं कह रहा है कि जनरल का नंबर आता है नंबर, मगर आरक्षण हो तो सुविधा मिल जाएगी ना। तो भाइयों, एक बात और बता दो, जो मुझे जगह जगह सभा में सुनने को बोलते कि हम तो शेर हैं, शेर तो अकेला ही रहता है। ऐसा जरूर ऐसे ही बोलने को सुनने को मिलता है। ऐसा कहते थे कहेंगे कि हम तो शेर हैं तो वो गिलता आवाज रहे। तो भैया, शेर तो है, थोड़ा सा ज्ञान ले लो ना शेर से। जंगल का राजा शेर अभी भी शेर है। राजा रहूंगा तो मैं रहूंगा भाई, किसी गिद्दड़ भेड़िए लोमड़े के पीछे नहीं चलूंगा, किसी को अपनी सवारी भी नहीं करवाऊंगा। सवारी का मतलब समझ गए होंगे आप, सब लोग पढ़े लिखे हैं। और अन्याय भी नहीं सहूंगा। आप लोग अन्याय सह रहे हैं, सवारी करवा रहे हैं, राजा नहीं बन रहे। इसी अब मैं समझता हूँ भाई हमारे बोर भी जल्दी हो जाते हैं, क्योंकि सबको बहुत काम है, जाने की कोशिश करते हैं। एक कहानी सुना के थोड़ी सी कहानी है, अपनी बात खत्म करूंगा। भाइयों, एक नदी के किनारे एक तरफ बैठकर कुछ पंडित लोग पूजा पाठ हवन करते थे। पता नहीं कुछ रीति रिवाज चल रहा था, उधर से दूसरे किनारे पर आकर शेर भी बैठ जाता था। उस दिन क्या हुआ, आंधी तूफान का ऐसा मौसम बन गया, काली घटा हो गई। तो वे लोग बोले जो हवन कर रहे थे, भाई वो क्या नाम, संध्या आने वाली है। जब शाम होती संध्या बोलते हैं ना उसको, कि संध्या होने वाली है, बारिश भी आने वाली है। वो लोग उठे, अपना बोरे बिस्तर बांधा और अपने हवन को बंद करना चल दिए। शेर ने सोचा आज पहली बार मैं देख रहा हूँ किसी को
कि संध्या क्या बला है, ये उठ के चल दिए। भाई देखो डर तो डर ही होता शब्दों का। शेर भी डर गया, वो सोचा जब भी जा रहे मैं भी चलता हूँ। बारिश भी तेज आ गई, शेर एक पेड़ दिखाई दिया, उस पेड़ के नीचे बैठ गया। अंधेरा, रात हो गई। उधर से एक कुम्हार आ रहा था गधों को लेकर। वो सोचा भाई रात हो गया, आंधी तूफान हो रहा है, मैं भी अपने गधों को यहीं बैठा देता हूँ। उसने गधों का सामान उतारा, वहां बैठा दिया। बैठाने के बाद देखिए क्या होता है, दिन निकल जाता है। तो कोई भी जो कामगार आदमी होते हैं वो जल्दी उठ के जल्दी जाने की कोशिश करते हैं। कुमार ने सोचा भाई रात हो गई, तब दिन निकल गया, तो जल्दी जल्दी चलो। तो वो अंधेरा सा हो रहा था, अपने गधों को उसने खड़ा किया। एक गधा कम पड़ रहा था, वो ढूंढ रहा था, तो कान शेर का कान हाथ मार। शेर ने सोचा संध्या आ गई, डरा हुआ था शेर संध्या से, उठ के एकदम खड़ा हो गया। कुम्हार ने उसके ऊपर भी सामान रखा, तो गधे आगे आगे, शेर पीछे पीछे। अब थोड़ा सा दिन निकल गया, जब वो रास्ते पे चलने लगे तो क्या होता है, एक शेर ने देखा मेरा शेर भाई गधों की साथ में सामान लेके जा रहा है, भाई कोई चक्कर नहीं होता है, तो डर गया होगा किसी चीज से। तो भाइयों शेर की एक प्रवृत्ति होती है, अगर एक शेर दहाड़ता है दूसरा भी दहाड़ने लगता है। तो उस शेर ने उसकी ताकत याद दिलाने के लिए दहाड़ लगाई। जैसे उस शेर ने दहाड़ लगाई, अरे उसने सोचा मेरे ऊपर गधों के साथ है, मेरे ऊपर सामान, वो भी दहाड़ पड़ा। जैसी सारता है कुमार भी भाग गया, गधे भी लुटपुट हुए। भाइयों आपसे आपके शेर रूपी परुष सोया पड़ा है, आपका शेरों का कहीं सो चुका है, मगर किसी भाइयों को जगाने की जरूरत है। भाई जगा लो यार, बहुत दिन हो गए, नहीं तो देश लुट जाएगा मेरे भाई। मीट कर दी। अब मैं समझता हूं कि आप सब लोगों की बातें मेरी समझ में, आपकी समझ में आई होगी। बोर तो होगा जरूर है जी। बहुत समझ है, बैठे बहुत समझ है। हाँ, आपसे 1 घंटे पहले आ गए। तो ये तो बैठना पड़ेगा, अभी तो मैं ट्रेन भी रोक ली, ये प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी। भाइयों ये देखो बड़ी मुश्किल से मौका मिलता, हम बहुत दूर से आए, हम भी अपना काम छोड़ के आए, आपसे ज्यादा काम छोड़ के आए, क्योंकि ज्यादा मतलब क्या दूर से आए हैं जी। बहुत बढ़िया, बहुत भैया का नाम बताली बजा दिया। आप कहिए, मेरे को एक एक बात बहुत अच्छी लग रही है जी। भाइयों एक बार जंगल के अंदर प्रजातंत्र आ गया। प्रजातंत्र का मतलब होता कोई भी राजा बन जाएगा, चाहे अनपढ़ हो चाहे पढ़ा लिखा हो। तो क्या होता है, जब मीटिंग बैठी थी तो एक गधा बोला भाई मैं भी बनूंगा इस बार तो राजा। उधर से कुत्ता बोला मैं भी बनूंगा राजा। हो सकता है किसी बहन ने सुना भी हो। तो फिर क्या होता है, देखिए जो वो मीटिंग बैठी हुई है वो निर्णय लेती है, जो भी शहर से 1 किलो जलेबी ले आएगा पहले ला के दे देगा हमको, उसको राजा बना दिया जाए। कुत्ता खुश हो गया, अरे मैं तो गधे से बहुत तेज दौड़ता हूँ, जलेबी तो एकदम ला दूंगा मैं। अब कुत्ते ने दौड़ लगा दी, पहुंच गया बाजार, जलेबी ले ली। गधा बेचारा धीरे धीरे चल रहा, कुत्ता खुश हो रहा, सारे तुझसे पहले ले जाके दे दूंगा। होता क्या है, जब कुत्ता चलता है उसके ब्रादर मिल जाते हैं, उसके भाई मिल जाते हैं। क्या हालत करी होगी आपने उन भाइयों ने? कुत्ते के भाई क्या हालत करते हैं अपने कुत्ते की, हालत बिगाड़ दी उसकी। जलेबी भी छीन ली, सारे को लवलुहान कर दिया। कुत्ता जा रहा है फिर लटका हुआ, और गधा अपना धीरे धीरे चलता चलता 1 किलो जलेबी पहुंचा देता है। वो राजा बन के बैठा, कुत्ता पहुंचता है, अरे भाई राजा तो ये बन गया। अरे भाई ये मेरे अगर जो समाज के लोग इनके अंदर बुद्धि होती तो आज मैं तो मेरे प्यारे भाइयों निश्चित रूप से आप पढ़े लिखे सब कुछ हो, समझ में एकदम बात आती है। जो हमारे हित की बात करेगा आज से प्रण कर लो, जो भी कोई, मैं ये भी नहीं कह रहा कि आप हमारी पार्टी को वोट दियो, जो भी पार्टी आपके हित की बात करेगी, मगर हित के साथ साथ और बातें भी करनी पड़ेगी। आप उसको एक बार कर दो मेरे भाइयों, देखो फिर देश क्या पलटी मारता है। पूरी राजनीतिक पार्टी आपके पास आएंगी, एक छत्री भाइयों मेरे साथ आ जाओ, मैं आपके हित की बात करूंगा, सारी पार्टी आ जाएगी। मगर क्यों? उनको पता है यार, आपको तो पता ही नहीं आप किसके साथ हो, कहां बोलते आप कुछ भी। मेरे भाइयों अगर आप एकत्रित होंगे, किसी से डरने की जरूरत नहीं है, किसी से भी डरने की जरूरत नहीं है। आज भी हमारे देश के अंदर बीजेपी की सरकार चल रही है 3 बार से, मुस्लिम समाज नहीं डरता है। क्यों? एक है, इसमें कौन सी बड़ी बात हो रही। ऐसे ही कहीं भी हमारे किसी भाई के साथ कुछ दिक्कत होती है, आप आइए, एक होगा, किसी से भी कोई डरने की जरूरत नहीं है। आपके अधिकार भी मिल जाएंगे और आपकी आने वाली पीढ़ी आपको रो रो कर नहीं कोसेगी। मेरा बाप अपने आप को बड़ा बोलता था, बड़ा बोलता था। मेरे भाइयों मुझे किसके पीछे चला गया, साला प्रमोशन भी तो नहीं मिलता जाति के नाम पे, और जाति का नाम और लगाना छोड़ दिया। क्या गलती कर ली भाई आप लोगों ने?
वो था पृथ्वीराज चौहान ने काम किया था। आप कोई लोग ऐसा काम नहीं कर रहे जो आपको बड़ी जाति का बोला जाए। आप सिर्फ अपना जन्म लेने मात्र से अपने नाम के सामने बड़ी जाति लगा लेते हो, काम कुछ नहीं कर रहे ऐसा। तो भाइयों, इन्हीं सब बातों से मुझे उम्मीद है निश्चित रूप से चुनाव के अंदर बहुत ताकत होती है। आने वाले चुनाव में दिखा दो कि शेर सिंह राणा जी का कहना है, पहले तो हमें किसी के विरोध नहीं बोलना, हम अपने लिए तो बोल रहे हैं, हमें तो सब समाज को लेकर चल रहे हैं। मायावती गाली दी हमें, तिलक तराजू और तलवार इनको मारो जूते चार, चंद्रशेखर रावण बना, गाली दी हमें, सब तो गाली देते हैं, हम तब भी उनको वोट देते हैं। हम तो गाली देने, हम तो ये कह रहे हैं मेरे भाइयों, हमने कौन सी गद्दारी कर दी इस देश के साथ में जो हमारे अधिकार बार बार छीनने पर लग रहे हैं आप लोग। हमें भी चाहिए हमारे अधिकार, हमने भी देश को बनाने में बहुत बड़ा बलिदान दिया है। आज भाइयों, हम उस समय लड़ते थे, 10 करोड़ जनसंख्या थी पूरे देश की, हम उस समय मुगलों के साथ लड़ते थे। देखो कितनी हिम्मत, आज हमारे देश की जनसंख्या 140 करोड़ है, आज भी आपकी हिम्मत हो रही क्या उनसे लड़ने की? हम उस समय लड़े हैं इस देश के लिए। और अगर जो हमारा राजा हार गया तो हमारी बहन बेटे को या तो उसमें जौहर करना पड़ता था, जली हुई चिता में जलना पड़ता था, या फिर भाइयों बलात्कार होता था उनके साथ। यार कितना अन्याय सा हो गया। और चलो मैं समझता हूं निश्चित रूप से कुछ तो जागृति आई होगी। तो भाइयों, इन्हीं सब बातों को सोचते हुए आने वाले चुनाव में एक बार कर दो बस, उसके बाद फिर कभी आपसे नहीं बोलेंगे कि भाई शेर सिंह राणा पार्टी जिंदाबाद, हमारी सत्य पार्टी जिंदाबाद। सभी पार्टी में आप सब लोग नेता होंगे जरूर, नेता बहुत हमारी बिरादरी में, एक एक बार चलेगा, एक बार इसमें आगे देख लो और बस फिर देखो आपका सम्मान क्या, इज्जत क्या। और थाने में जब जाओगे ना आपकी पूछ होगी, चलिए जरा वकील साहब मेरे साथ यार। तो मैं निश्चित रूप से ज्ञान तो बहुत है, थोड़ी जागृति की कमी आ रही, बहुत ताकत है आपके अंदर।